नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे गुजरात की सूरत सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का निर्विरोध चयन, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव यानी 18वीं लोकसभा के लिए पहला निर्वाचन तो हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहली सीट गई है, इसको आप श्री गणेश कह लीजिए। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है साहब, इस ट्वीट को भी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ करके भी बताऊंगा। सवाल खड़े किए हैं, और कोई भी बात होती है तो जिनको नरेंद्र मोदी ने अब शहजादा नाम दे ही दिया है अधिकृत तौर पर, तो शहजादे साहब की प्रतिक्रिया आ जाती है। पहले कांग्रेस के जो अपने आप को शीर्ष मानते थे, वो इतने बौने, इतने हल्के भी नहीं होते थे कि हर घटना पर वो ट्वीट करते हों और ट्रोल की मुद्रा में आ जाते हों। लेकिन राहुल गांधी ने बयान ठोक दिया है, और इसको एक तरीके से संविधान से भी जोड़ दिया, लोकतंत्र से भी जोड़ दिया, तानाशाह भी बता दिया नरेंद्र मोदी को। और वास्तविकता ये है कि वहां पर कांग्रेस का जो प्रत्याशी खड़ा हुआ था, उसका पर्चा ही रद्द हो गया था तकनीकी और कानूनी पहलुओं के चलते। तो बजाय अपनी गलतियां तलाश करने के, उन पर मंथन करने के, आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराएं। और क्या ये पहली बार हुआ है? ये पहला चुनाव है हिंदुस्तान के इतिहास में। सूरत की घटना पहली बार हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये भी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे, हम ये भी आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये अखिलेश यादव घर में क्यों बैठे हैं, सभाएं क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए अलग अलग शहरों में जाकर के रोड शो क्यों नहीं कर रहे हैं, जनसभाएं क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों को यूनाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है? और भी एक दो मुद्दे हैं। राहुल गांधी का एक और मुद्दा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं तो कहूँगा कि ऐसा वार किया है कि कांग्रेस को भी और विपक्ष को भी संभलने में काफ़ी समय लग जाएगा, तब तक तो चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 और अनुपम जी का एक चैनल भी है, घूमता आईना करके, आप जाकर के उसको जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए। अनुपम जी, सूरत से ही शुरू करें। यह सूरत में निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, और क्यों हुआ है? क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनके जो प्रस्तावक थे, उनके सिग्नेचर ही नहीं थे। तो तकनीकी तौर पर उनका पर्चा रद्द हुआ। बाकी लोगों ने जितने मैदान में थे, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया, और बीजेपी का कैंडिडेट जो है वहां से निर्विरोध निर्वाचित हो गया, उसको प्रमाण पत्र भी मिल गया। इस पर अब राहुल गांधी राजनीति करने पर आमादा हैं, और किस किस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही हैं, वो अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, आपने तो पढ़ लिया होगा। इन्होंने कहा है, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। ये जो इतनी सारी बातें राहुल गांधी ने सुना दी, क्या ये अपने इतिहास और अपने अतीत से परिचित नहीं है? कब कब इस तरह की घटनाएं हुई हैं? सब 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, और 28 में से 20 सांसद कांग्रेस के रहे, जिसमें और कांग्रेस से हट के फारूक अब्दुल्ला, हमारे अपने उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव। आज जो सूरत में घटना हुई वो तो बहुत ही अजीब है। एक कांग्रेस प्रत्याशी का, चलिए माना पर्चा गड़बड़ था, खारिज हो गया,
पर बसपा प्रत्याशी ने तो पर्चा वापस ले लिया। अब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन ठीक है, हो गया। कन्नौज में भी हुआ था। तो राहुल गांधी जान लें कि साहब 28 सांसद निर्विरोध हुए, जिसमें से 20 सांसद कांग्रेस के थे, और बिना चुनाव लड़े इनके पूज्य पिताजी राजीव गांधी सीधे सीधे देश में प्रधानमंत्री बना के थोप दिए गए थे, जो उसमें किसी भी चुनावी हैसियत में नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुलाया, कहा भाई राजीव, हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्योंकि आप इंदिरा गांधी के लड़के हैं, और ऊपर चले जाइए। लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा गांधी को बुलाया, कहा साहब हम आपको सूचना प्रसारण मंत्री बना रहे हैं क्योंकि आप नेहरू जी की लड़की हैं। कौन सा चुनाव लड़ी थी तब तक इंदिरा गांधी? तो ये तो कोई एक पूरी सीरीज है। 300 विधायक, 28 सांसद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मतलब एक कोई सीमा हो तो भाई बात हो। और लेकिन एक चीज और भी तो है साहब, हम कुछ भी कह रहे हैं, आप क्या करें? एक हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जुडिशियल सिस्टम भी ऐसा है ना कि वो बड़ा लंबा सा हो जाता है। आप कोर्ट ले देखो, जब भी कोर्ट गए हर बार उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उस माफी मंगवाने में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लग जाता है। एक सिंपल सी होनी चाहिए साहब, बेकार बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, उटपटांग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कोर्ट ले जाया जाए, एक सिटिंग में कोर्ट इसका फैसला कर दे। कोर्ट्स को भी अपना तारीख, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बुलाया तो उन्होंने उस दिन अपने यहाँ विश्वास मत रख लिया। कोर्ट ने पूरे 1 महीने की तारीख दे दी। भाई कोर्ट ये भी तो कह सकती थी आज आपने विश्वास मत रख लिया, हमारे सम्मान के बाद आपने विश्वास मत रख लिया। ऐसा नहीं कि आपका विश्वास तो पहले से था, हमारा सम्मान देख के आपने विश्वास मत रख लिया, चलिए कल आ जाइए, परसों आ जाइए, पूरे 1 महीने की तारीख दे दी। तो ठीक है, बढ़िया हो रहा है अपना। तो एक हमारे यहाँ कोई किसी को भी कुछ भी कह के कैसे भी निकल जाने की आजादी है, कैसे भी निकल जाने की आजादी। मतलब आप सनातन धर्म को कोड़ कह दें, कहीं कोर्ट्स में आपका कुछ नहीं होता। आप उसके खात्मे की बात कर दें, कहीं कुछ नहीं होता। और प्रधानमंत्री कह देते हैं कि साहब कांग्रेस जो कह रही थी देश का संसाधनों को मुसलमानों के हाथ में देने का, वो नहीं होने देंगे, तो सांप्रदायिक हो जाता है। और मनमोहन सिंह की स्पीच पे जो कुछ डाउट था, आज कई चैनल्स पे बात हुई, स्पीच सुन लीजिए, सिद्धारमैया का बयान सुन लें सर, मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप इनको दिखाएं भी उसको। जी जी, तो अभी भी कह रहे हैं, मैंने ये आज सामने सामने रख दिया है। ये देखिए, ये लीजिए, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मैं देश की संपत्ति मुसलमानों को बांट दूंगा। अभी क्या तमाशा मचा रखा है यार। 70 साल तक मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसने मन से खड़े होकर ये नहीं कहा होगा ये मुसलमानों अपना वोट बंटने नहीं देना। ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो जामा मस्जिद से अपने लिए फतवा लेके नहीं आया होगा। आज इनको एकदम से सब कम्युनल हो गया। एक थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है, मतलब मैं नहीं मानता ओंकार जी कि ऐसा आपके साथ कोई और कौम कर रही है या मुसलमान कर रहे हैं या ईसाई कर रहे हैं। आप खुद ही तो कर रहे हैं अपने साथ ऐसा, और खुद आप अपने साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपकी नसों में जातीयता का जहर बो दिया गया है। जहां आपको लगता है कि आपका जो सनातन धर्म है वो ब्राह्मणिकल है, वो ब्राह्मणों का है, और इसके अलावा और चलिए, जब अकल आ जाए, जब भगवान ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, क्या कहा जाए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, और राहुल अच्छा एक गांधी बात को और ओंकार जी, एक बात जी और, जब राहुल गांधी ये लिख रहे थे कि साहब बताइए तानाशाही की हद है, बिना चुनाव के अनअपोज्ड इलेक्ट हो गई, तो लोग उसमें अखिलेश यादव को टैग कर रहे थे। अखिलेश यादव ने डिम्पल को ऐसे ही जिताया था, तो लोग अखिलेश यादव को अटैक कर रहे थे। तो राहुल गांधी जो है, आज मैंने ट्वीट किया, हमने कहा साहब नादान दोस्त से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है। मायावती आपकी शत्रु हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े किए कि कई जगह बीजेपी फंस गई और अखिलेश यादव फायदा होने लगा। राहुल गांधी आपके मित्र हैं, तो अमरोहा की रैली में आपके बगल खड़े होकर कह रहे थे आप लोग को लगता है अखिलेश यादव आपके मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल नहीं थे, इनकी कुछ चलती नहीं थी, अधिकारियों की चलती थी। वहीं खड़े होकर अखिलेश यादव को धो दिया उन्होंने, सिर्फ ये बताने के लिए। उन्हें एक बात कहनी थी कि 90 अधिकारी हैं, 80 अधिकारी हैं, जिसमें इतने पिछड़े हैं, इतने दलित हैं, उस बात को कहने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव को निशाना बना दिया। तो सर वो एकदम बंदर के हाथ बिस्तरों वाली बात है। मतलब ऐसी नादान दोस्ती आपने कर ली है कि कल वो आपको धो के आया अमरोहा में,
और आज उन्होंने आपको ऐसे दौड़ा रहा है। लेकिन क्या कहा जाए, अखिलेश यादव भी कुछ दिन पहले लोगों से कस्में खिला रहे थे कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं करना, बेईमान पार्टी है। तो सब ठीक है, बढ़िया है, जैसे को तैसा है, बनी रहे दोस्ती। कल से कांग्रेस और कांग्रेस के जो शुभ चिंतक हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि इको मीडिया के इकोसिस्टम के हिस्से हैं, लुटियन मीडिया के हिस्से हैं, कुछ चिर परिचित चेहरे जो तुरंत खड़े हो जाते हैं कांग्रेस के सुर में सुर मिला करके, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ढूंढ लाए कि राहुल गांधी ने क्या क्या कह रखा है और वो चेप दिया। और हिंदू विरोधी जो इनकी मानसिकता है, उस पर देखिए पॉइंटर जो हैं, राहुल गांधी ने कहा था मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। 26/11 मुंबई हमले के दिग्विजय सिंह ने हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। राम सेतु भगवान राम को कोर्ट के हलफनामे में काल्पनिक बताया गया था। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंक शब्द गढ़ा गया। कपिल सिब्बल ने राम जी की तुलना 3 तलाक और हवाला जैसी कुरीतियों से की। बीएचयू में हिंदू शब्द से पर इन्होंने ऐतराज किया। सोमनाथ मंदिर का विरोध किया। हज पर सब्सिडी दी तो अमरनाथ यात्रा पर विशेष टैक्स भी वसूल किया। तो लोग तो आईना दिखाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मतलब इसमें एक चीज तो मिस ही हो गई कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का कह रहा है हम सनातन धर्म ही खत्म कर दें। जी हाँ। कोई मामूली आदमी नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का, जिसको आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना रखा है, वो कह रहा है हम सनातन धर्म ही समाप्त कर देंगे। सनातन धर्म कोढ़ है, कुष्ठ रोग है, इसको हम समाप्त कर देंगे। व्हाट अबाउट दैट? इसको आप क्या कहें? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी ऐरा गैरा कह रहा है। मल्लिकार्जुन के लड़के का, मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का प्रियांक खड़गे, ये उनका बयान है। तो इसमें कौन सी मतलब अच्छा, कहते हैं आप मुसलमानों से लोगों को डरा रहे हैं। बुखारी जी सोचिए, अक्सर एक आरोप है कि आप मुसलमानों से लोगों को डरा रहे हैं। डराना क्या होता है मैं बताता हूं। जब आपके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अगर भाजपा आई तो सनातन धर्म आ जाएगा, ये डराना है। अरे यार, भारत में सनातन धर्म नहीं आएगा तो कहां आएगा? कहां आएगा? मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अक्सर कहता हूं, साहब खड़गे साहब छोटे थे तो वो हैदराबाद में की उसमें रहते थे रियासत में। तो रजाकारों ने, जो मुस्लिम आर्मी थी निजाम की, उसने जाके इनके घर में आग लगा दिया, इनकी मां को जिंदा जला दिया, इनकी आंखों के सामने, ये कुछ नहीं कर पाए। तो उनको उस मुस्लिम आर्मी के उस हरकत से इतना दुख हुआ कि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध हो गए। मतलब इससे बड़ा ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेक्युलरिज्म का सबसे मौजूद, सबसे सटीक उदाहरण है। जब नाराज मुसलमानों ने मार दिया, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध हो गए। क्या तमाशा है? अच्छा, ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस के न्याय पत्र में, घोषणा पत्र में कब कहा गया, किसने कहा कि जी सर्वे होगा, लोगों की संपत्ति का पता लगाया जाएगा, उनको लोगों में बांट दिया जाएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। वो वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर आ गया, जो राहुल गांधी ने अभी 6 अप्रैल को ही ये भाषण दिया है। दर्शकों को भी सुनवा देते हैं, हम भी सुन लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, వ్యవస్థలైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము, लगाएंगे हिंदू किसके हमसे बढ़ के हाथ में है। ఈ విధంగా దేశం యొక్క ధనం ఏ మార్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము। बनता है हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। మీ హక్కు చేయంలో మీ హక్కు ప్రకారం మీకు ఇవ్వబోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे।
ये वो खतरनाक बयान था राहुल गांधी का जो कह रहे थे कि हम पता लगाएंगे किसके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, और फिर उसको बांटेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने क्या गलत बात कही थी अनुपम जी? देखिए, ये पहले भी कर चुके हैं। नेहरू जी ने टाटा की एयरलाइंस से छीन ली थी और उसको इंडियन एयरलाइंस बना दिया था, एयर इंडिया बना दिया, आपको याद होगा। इंदिरा गांधी ने सारे लोगों के जो प्राइवेट बैंक्स ने छीन के उनको नेशनलाइज कर दिया था। कोई पहली बार नहीं है। बस बात यह कि राहुल गांधी का हर बात को कहने का अपना एक अंदाज और फूहड़ होता है। तो जो काम नेहरू और इंदिरा कर चुके थे उन्होंने बड़ी फूहड़ अंदाज में कह दिया और उसको इशू बना। किसी कंफ्यूजन में ना रहें लोग। 60 और 70 के दशक में बंगाल में ये काम वामपंथी सरकार कर चुकी है, 80 में तक कर चुकी है, जहां पे लोगों की जमीनें, लोगों के घर छीन लिए गए और उनको घुसपैठियों को बांट दिया गया। लिटरली घुसपैठियों को बांट दिया गया। आज आपके पास घर है, कल आप बेघर हो गए और आपको आपके घर छीन के लोगों को बसा दिया गया उस पर। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छे से कर चुकी है, बहुत अच्छे से कर चुकी है। साउथ में भी एक बार हो चुका है। ऐसा नहीं, कोई पहली बार थोड़ी ना है, ये पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। क्या आपको मालूम है ओंकार जी कि आज तक भारत में सबसे बड़ा टैक्स कितना लगा इन, मतलब टैक्स स्लैब, सबसे बड़ा टैक्स स्लैब है। देखिए, मुझे अगर ठीक है इंदिरा गांधी ने लगाया था। अभी छीनना नहीं है तो क्या है? क्या हमारे दर्शक इस बात को मानेंगे? और मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप इस वीडियो के नीचे लिंक्स में डाल दीजिए, लिंक डाल दीजिएगा। क्या लोग मानेंगे कि इंदिरा गांधी ने एक जमाने में 97% टैक्स लगाया था? 97%। आप 100 रुपए कमाएंगे तो 3 रुपए आपके पास रहेगा, 97 रुपए सरकार ले जाएगी। कोई मानेगा इसको? तो ये कौन सा पहली बार है सर? कौन सा पहली बार? खुद आप नेशनल हेराल्ड को लूट लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को लूट लेते हैं, अपने ही घर को लूट लेते हैं, दूसरों के पैसों की आप बात कर रहे हैं। एक बर्तन बेचने वाला आज अरबपति होके बैठा है। तो सवेरे आप ही से सरकार जमीन खरीदता है, रात को आप ही को बेच देता है 15 गुनी कीमत। और आप कह रहे हैं हम इसके पैसे देख लेंगे, उसके पैसे देख लेंगे। क्या तमाशा मचा रखा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल की बात करें। राहुल गांधी का अंदाज जरूर फुहाड़ होता है, पर आप उनकी बातों को हल्के में नहीं उड़ा सकते हैं ओंकार जी। जो पार्टी ये कह सकती है कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, जो पार्टी ये कह सकती है, आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट देखिए, आप जो पार्टी ये कह सकती है कि साहब ओबीसी कमीशन, ओबीसी रिजर्वेशन से 8% निकाल के मुसलमानों को अलग दे दो, जो पार्टी ये कह सकती है कि 10 से 15% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मुसलमानों को स्टेट रिजर्वेशन दे दो, जो पार्टी ये कह सकती है कि इस्लाम कबूल करने वालों का रिजर्वेशन नहीं समाप्त होना चाहिए, जो पार्टी 1920 में बने हुए जामिया मिलिया इस्लामिया को, उसको 2011 में उसमें पूरा आरक्षण समाप्त कर सकती है। 1920 में बना था जामिया मिलिया इस्लामिया, मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करके एससी एसटी ओबीसी सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जो पार्टी हजारों बीघे की हजारों बीघे जमीन वक्फ को चुनाव के ठीक पहले दे सकती है दिल्ली में, वो पार्टी कुछ भी कर सकती है ओंकार जी। चुनाव की घोषणा से ठीक एक दिन पहले दिया था 123 एकड़। कहते रहा, वो पार्टी कुछ भी कर सकती है। आप किसी मतलब ठीक है, राहुल गांधी का अपना एक फोड़ अंदाज है कहने का, लेकिन उससे आप ये ना सोचें जो वो कह रहा है वो होगा नहीं। चलिए वापस लौटते हैं अखिलेश भैया के पास। मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और अब कन्नौज से तेज प्रताप यादव। तो ये समाजवादी पार्टी संविधान की रक्षा कर रही है, समाजवाद फैला रही है, क्या कर रही है? अखिलेश यादव पे आरोप लगते रहे कि वो यादवों को टिकट देते हैं, तो इस बार उन्होंने आरोपों को हटाते हुए केवल 5 यादवों को टिकट दिए, पांचों अपने परिवार के सगे लोग।
भाई भतीजों को। उन्होंने अपने परिवार के बाहर एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। बहुत कमाल की बात है सर, बहुत कमाल की बात है। मुझे एक बात प्रशांत किशोर की बहुत पसंद आई थी, ओंकार जी। उन्होंने कहा यादववादी तो हम इनको तब मानेंगे, अखिलेश को और लालू मुलायम को और लालू को, जब ये कहें कोई यादव मुख्यमंत्री बनेगा। पर ये तो कहते हैं मेरा लड़का बनेगा। ये यादववादी नहीं है, ये परिवारवादी है। एक दुर्भाग्य है कि अभी भी एक बड़ा समाज इनको उनको लगता है कि वो इनका कुछ भला कर रहे हैं, जो भी जिस भी रीजन से, या फिर उसका जाति दर्प है, इसमें वो अपनी जाति का सम्मान देखता है, जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल है ये तो कमाल की बात है ना कि आप यादवों के नाम पे आपने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया। वो पांचों आपके रिश्तेदार हैं, उनमें से एक लालू यादव का भी दामाद है। आप तेज प्रताप। आपका रिश्तेदार होते हुए जिसका आज टिकट डिक्लेयर हुआ है तेज प्रताप का, वो लालू यादव का भी दामाद है। तो साहब लौट फिर के मतलब लालू यादव के पूरा खानदान बिहार में भी लड़ रहा है, दामाद उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है। तो आप देखिए, ये लालू यादव पहला परिवार हो गए हैं जिनका परिवार हर स्टेट में लड़ रहा है। आप देखें तो और बड़ी बेशर्मी है साहब, बड़ी बेशर्मी है एकदम। आप कुछ कह दीजिए, बदतमीजी पुतर आएंगे। मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देखें मुझे साहब कैसी कैसी गालियां दे रखी। तो क्या ही कहा जाए, सोशल मीडिया है, किसी की जबान पे लगाम नहीं है। मैं कभी कभी मैं सब इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कुछ हो, इन सारे अकाउंट्स को उनके आधार से जोड़ दिया जाए। तो एक तो सारे फर्जी अकाउंट खत्म हो जाएंगे, और दूसरे जो फर्जी हैंडल बनाए, मैं अगर सोशल मीडिया पे रहना तो अपने असली नाम से आओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, असली नाम से आओ, असली तस्वीर से आओ, एड्रेस दिया हो, फिर मैं देखता हूँ कौन किसको कितनी गाली देता है। के ही 2 ट्वीट पर चर्चा करते हैं। आपने पहला ट्वीट किया, गठबंधन ने रामनगर, रामपुर, कैराना और सहारनपुर में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए और अखिलेश यादव तीनों ही जगह प्रचार के लिए नहीं गए। अमरोहा में दानिश अली के प्रचार के लिए पहुंचे, जबकि यहां यादव वोटर नहीं के बराबर है। इसका क्या कारण हो सकता है? फिर आपने दूसरा ट्वीट किया और उसमें लिखा कि अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साबरमती एक्सप्रेस की तरह हैं, जिनको देख करके गोधरा कांड याद आ जाता है, यानी मुजफ्फरनगर दंगा याद आ जाता है। इसलिए ध्रुवीकरण रोकने के लिए इमरान मसूद, इकरा हसन, मौलाना नदवी तीनों नहीं चाहते थे कि अखिलेश यादव आए। तो अखिलेश यादव केवल इसलिए नहीं गए कि ध्रुवीकरण ना हो, या इसके पीछे कोई और भी उनकी सोची विचारी रणनीति है? क्या समझ में आता है? अब देखिए, प्रधानमंत्री के बयान पे ना राहुल गांधी का बयान आया है, ना अखिलेश यादव का, ना प्रियंका का, ना सोनिया का, ना ममता का, किसी का बयान नहीं आया। आप बताएं, इसको पवन अवन खेड़ा के थ्रू इसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया, सोनिया, प्रियंका, ममता, केजरीवाल, मतलब अखिलेश, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। हिम्मत नहीं इनकी। गिल्टी कॉन्शियस साहब ना, आपको डर है, आपको डर है कि साहब आपको मुस्लिम परस्त ना समझ लें। देखिए सर, विचार मतलब कोई आइडियोलॉजी नहीं। आइडियोलॉजी क्या होती है? अगर जैसे आप रोज के हिसाब से, आज आप कहते हैं अखिलेश यादव मैं पूजा नहीं करता, आलोचना हुई तो अगले दिन रुद्राभिषेक करते हुए फोटो डालती। तो आप देखिए, जो आदमी पूजा नहीं करता सीधे रुद्राभिषेक करने लगा, ऐसी पूजा जिसमें अच्छे अच्छे पसीने छूट जाए। हाँ, तो आप इसको समझें, कोई विचारधारा है ही नहीं। और यही कारण है कि इनकी पार्टीज में इतने ब्रेकअप्स होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, 1984 में भारतीय जनता पार्टी इतना बुरा हारी कि केवल 2 सीट पे रह गई। एक भी नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी साहब, एक भी नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो पार्टी से नहीं, विचारधारा से बने थे। आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई बनेगा तो क्या बनेगा? तो अब अखिलेश यादव डर लगा तो मुसलमानों के साथ, क्योंकि ऐसा मुस्लिम परस्त ना कहला दे, तो साहब किसी के चुनाव प्रचार पे नहीं गए। बहुत आलोचना गए तो सीधे मुख्तार अंसारी के यहाँ पहुंच गए। मतलब आप सोचिए, वहां वहां जाके बैठ गए जाके। तो उनका कोई कहा ना, कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव तो जो डरते हैं वो डरते हैं ही हैं, पर मुस्लिम कैंडिडेट्स ने इनको प्रेफर किया कि साहब आप ना, ये पहले भी हो चुका है।
आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था साहब मैं पंजाब में जीत लूंगा, मेरी शर्त है कि राहुल गांधी ना आए। राहुल गांधी नहीं गए और अमरिंदर सिंह ने जीत लिया। जीत अवश्य लिया, लेकिन जीत के भी वो कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस की प्रथम परिवार की आंख में कांटे की तरह चुभ गए। क्या यार, हमारे बगैर जीत लिया और उल्टे बना भी कर दिया हमको आने का। तो अंततः कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से भी हटना पड़ा और कांग्रेस से भी हटना पड़ा। इसी तरह यहाँ पे लोग नहीं चाहते, लेकिन हर आदमी रोक भी तो नहीं सकता है ना ओंकार जी। ये पहला चुनाव है जिसमें आज तक रामपुर अखिलेश यादव ना गए हो, नहीं रोक भी नहीं सकते। अब जैसे लोगों ने पूछा कि साहब दानिश अली के चुनाव में कैसे चले गए, मैं भाई दानिश अली क्या करते हैं? दानिश अली देख रहे हैं कि राहुल गांधी तो आ ही रहे हैं। दानिश अली तो राहुल गांधी को भी नहीं लाते चाहते होंगे, लेकिन सोचा जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो अखिलेश भी आ जाए, जैसे सत्यानाश हो जाए, सवा सत्यानाश। और बाबा का जो बयान आज आया है, इस पर क्या कहेंगे? सुनवा देता हूं मैं दर्शकों को। राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आप उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। कांग्रेस हो सपा बसपा देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतियां पड़ रहे हैं। बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं, इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमर निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे, फतिया पढ़ो को। तो बाबा ने तो बिल्कुल अपने तेवर दिखा दिए हैं, अपनी दिशा पकड़ ली है और लोगों को भी समझा दिया है और एक निर्णायक प्रहार इनके ऊपर आज बोल दिया है कि जाओ फतेहा पढ़ो माफिया की कब्र पे जाकर के, वोट तो तुमको अब नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए गलत क्या कहा होगा? गलत क्या कहा? धर्मेंद्र यादव जिस तरह आंखों में आंसू भरकर फूल लेकर मुख्तार अंसारी की कब्र पर खड़े थे, तो आप सोचिए गलत क्या कहा बाबा ने? व्हाट डिड ही से रॉन्ग? उससे भी दिलचस्प ये है कि आज प्रधानमंत्री ने बाबा के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को आप सिर्फ बुलडोजर से जोड़ के ना देखें, 70 साल में जितना विकास नहीं किया उतना विकास योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। बड़ी तारीफ की आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ, बड़ी जबरदस्त तारीफ की। मोदी जल्दी तारीफ करते नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत तारीफ की। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो फिर भी चुनाव के समय एक अलग जुबान बोलते हैं और प्रशासन समय एक अलग जुबान बोलते हैं। चुनाव के समय वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जब सरकार चलाते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं और करके दिखा भी देते हैं। करके दिखा भी देते हैं। उन्होंने दिखा 16% मुसलमानों को 34% मकान दे दिए, तो करके दिखा भी देते हैं वो तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार में भी वही जबान बोलते हैं जो वो चुनाव में बोलते हैं, और वही जबान वो प्राइवेट में बोलते हैं, निजी बातचीत पे भी बोलते हैं। तो इस मामले में उनका कोई मैच नहीं है, उनके अंदर कोई लाग लगे लपेट या कोई बनावट नहीं है साहब। और मैं आपको उत्तर प्रदेश का बाशिंदा रहते हुए बता रहा हूं कि आपको जानकारी तो होगी ओंकार सर की योगी आदित्यनाथ इतिहास में उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। इससे लंबे समय तक एक बार में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा जितना योगी आदित्यनाथ रहे हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट सर्विंग से ज्यादा कुछ और भी हो चुके हैं ओंकार जी। वो अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं। लोगों को उनसे बड़ी मोहब्बत है और जो काम उन्हें करना होता है डंके की चोट पे करते हैं। जैसे उन्होंने राम मंदिर के लिए 10 बार दौरे किए, जैसे वो खुद आके उन्होंने कांवड़ियों पे फूल बरसाए। ये वो कांवड़िए थे जो लाठीचार्ज, जो गोलियों शिकार होते थे, उनमें आके फूल बरसाए उन्होंने। जैसे उन्होंने कुंभ के लिए इंतजाम किए, जैसे उन्होंने ये कहा कि सुबेरे सुबेरे आदेश होता है और शाम को काशी में वो मंदिर खुल जाता है वो दरवाजा, और कहते हैं नंदी बाबा कहाँ मानने वाले थे। हाँ, जैसे वो खुल के कृष्ण जन्मभूमि के लिए बोल देते हैं। तो आप समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी तो अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा से बने हुए हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ता है कि पूरी दुनिया को क्या जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ऐसी किसी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा से अपने को बना नहीं पाते। बड़ा खुल के, बड़ा स्पष्ट। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बहुत आलोचक मिल जाते हैं। योगी जी की आलोचना भी लोग बहुत दबिश स्वर में करते हैं, और वो अगर कुछ कहते भी हैं तो आप देखिए बहुत ज्यादा आलोचना। आप देखिए मोदी जी की बात की कितनी आलोचना हो रही है। आज योगी जी कह रहे हैं जाओ कब्र में फातिहा पढ़ो जाके।
आज देखिए किसी ने आलोचना नहीं की, किसी ने आलोचना नहीं की। मुझे मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे हंसी आ रही, लेकिन ये अपना योगी का एक अंदाज, एक तेवर है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ओंकार जी। और बाबा लोकप्रिय भी इसीलिए है। बहुत 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 लोकप्रिय, लोकप्रिय धन्यवाद। नहीं है, लोकप्रिय नहीं ओंकार जी, बहुत लोकप्रिय। मैंने बिल्कुल। अपनी जिंदगी में मैं एक बार कल्याण सिंह को बड़ा लोकप्रिय देखा था, तो उनको मिडिल क्लास का मैं हीरो कहता था। तो वो मिडिल क्लास, सारे क्लास तोड़ दिए बाबा ने सारे क्लास तोड़ दिए। तो वो जो अभिजात्य वर्ग होता है, उच्चतम, आप उनसे बात कीजिए, वो बड़े बाबा के फैन मिलेंगे आपको, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे आपको, ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे आपको, सब जगह आपको, बिजनेस हाउसेस में मिलेंगे। बाबा की जो पॉपुलैरिटी, उसने सारे वर्ग और जाति और उसका सबका एक पैरामीटर था, जो एक बाउंड्री थी, सब तोड़ दिया उन्होंने। बाबा मेरी नजर में अब तक के उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है ओंकार जी। कल से बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां मैं देख रहा हूं। नुपुर जे शर्मा, ऑफ इंडिया की एडिटर, उनका बस 3-4 शब्दों का एक ट्वीट आया, कब कान से तरस कान गए। तरस रहे थे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। और ऐसी बहुत सारी टिप्पणियां लोगों की आई हैं कि हमने तो नरेंद्र मोदी को चुना ही इसलिए था। तो क्या नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है ये ही पर्याप्त है अब अगले 6 चरणों के लिए, या आप नहीं समझते देखिए, हैं कि अगर उनको छेड़ा गया तो फिर नहीं छोड़ेंगे वो? छेड़ा गया तो डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, पर ओंकार जी मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी साहब चुनाव के समय एक डिफरेंट आदमी होते हैं, प्रशासन के समय एक डिफरेंट आदमी होते हैं। वो अक्सर राजधर्म की बात करते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी टोपी ना पहनकर, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जितने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष थे उनको मस्जिद मस्जिद घुमा रहे थे। उन्होंने हामिद अंसारी पे कमेंट किया था कि साहब आपने तो अपने जीवन के बहुत बड़ा काल सिर्फ मिडिल ईस्ट में बिताया, और मिडिल ईस्ट के हर मुल्क से वो उच्चतम नागरिक सम्मान लेकर आ गए। उन्होंने पिछले चुनाव में भी शमशान और कब्रिस्तान की तुलना की थी, बात की थी उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की, लेकिन जब प्रशासन चलाया तो उन्होंने दिखा दिया कि मुसलमानों को हर योजना में उन्होंने बराबर का हिस्सा दिया और हर तरह की नौकरी में हर जगह पे उनको अकोमोडेट किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो रूप हैं। वो बड़ा कटु सत्य बोलते हैं जब वो चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, पर जब वो प्रधानमंत्री के पद पे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि राजधर्म का पालन करें। अब ऐसे में मोदी के दो तरह के समर्थक आ जाते हैं। एक तो वो हैं जो कहते हैं कि साहब जो कहा था वो, हमको तो वैसे ही प्रधानमंत्री चाहिए, हमको तो वैसे ही प्रधानमंत्री कहा था जो कहा था। तो उनको एक बार समझना पड़ेगा कि एक राजनीतिक के रूप में चुनाव प्रचार एक अलग चीज होती है, प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा से बना होता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका प्रधानमंत्री देश दुनिया में बहिष्कृत हो जाए, बाकी देश उसको बुलाए ना, या उसकी आने पे पाबंदी लगा दें? क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ अरब मुल्क यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव लाएं? क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के जैसे तमाम देशों में उनको वीजा कैंसिल कर दिया गया था, उनको घुसने ही देने की बात थी जब वो मुख्यमंत्री थे? क्या आप चाहेंगे प्रधानमंत्री होते हुए भी आप कह सकते हैं कि साहब हम बड़े ताकतवर देश है, हमारे साथ किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा कर सके, वगैरह वगैरह। लेकिन इट्स अ ग्लोबल विलेज, दुनिया अब एक गांव की तरह है, और जब भी आप अपने प्रधानमंत्री से कोई बहुत ही रेडिकल उम्मीद रखें तो आप इसको मान के चलें कि आप आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं, आप दुनिया के बचे हुए भी 200 मुल्कों को आपको जवाब देना है। हैविंग सेड दैट, ये सब कहने के बाद मैं आपके शो पे एक बात जरूर कहूंगा कि पिछले 10 सालों में मैंने कुछ और सीखा या नहीं सीखा, मैंने ये जरूर जाना कि मोदी जी मजाक नहीं करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ बड़ी चीजें सोच के रखी हैं, तो मैं यही कह सकता हूं कि उनका तीसरा टर्म अगर आ जाता है तो आप कुछ बहुत ही दिलचस्प फैसलों का इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल, उन फैसलों का इंतजार रहेगा हमें भी और देश को भी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। और अंत में सभी दर्शकों को फिर से मैं ये निवेदन करूंगा कि घूमता आईना पर जरूर जाइए और अनुपम जी के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और देखिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, नमस्कार।